क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 15 से पेज नंबर 108 से पेज नंबर 110 तक पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि लेखिका महादेवी वर्मा, जिन्हें पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम है, वह एक चिड़िया की दुकान से एक मोर और मोरनी, शावक पक्षी मतलब छोटे छोटे मोर और मोरनी ले आई। पहले तो लेखिका ने उन्हें अपने कमरे में रखा और फिर बाद में उन्हें चिड़ियाघर में पहुंचा दिया, अपने ही चिड़ियाघर में पहुंचा दिया। जब मोर और मोरनी बेटा चिड़ियाघर में पहुंचे तो वहां अन्य पक्षियों में भी क्या होने लगा, पशु पक्षियों में भी कोलाहल सा हो गया। फिर धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे जब बढ़ने लगे तो उनकी कलगी, उनकी चोंच, उनके पंख इत्यादि में क्या आ गया, सौंदर्य आ गया। और कहती हैं लेखिका कि उसका अनुभव देख करके ही किया जा सकता है। अब बेटा मैं उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। कहती हैं लेखिका कि मोर जो था वह तो वास्तव में बहुत ही सुंदर था, परंतु जो मोरनी था उसका जो विकास था वह मोर के समान चमत्कारिक नहीं था। लेकिन हाँ, लंबी धूप छाही गर्दन थी, हवा में चंचल कलगी, पंखों में श्याम श्वेत पत्रलेखा थी, वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी थी। अब आइए बेटा पेज नंबर 111 पर। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो मोर मोरनी का क्या नाम था बेटा, मोर का नाम था नीलकंठ, क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वह कैसी थी, नीले रंग की थी, इसलिए मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। और चूंकि मोरनी जो थी वह हमेशा उसके साथ छाया के समान रहती थी, इसलिए मोरनी का नाम हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। कहती लिखिएगा कि मुझे खुद भी नहीं पता कि कब नीलकंठ ने क्या किया, अपने आप को चिड़ियाघर के जो अन्य जीव जंतु थे उनका सेनापति नियुक्त कर दिया। सवेरे ही वह क्या करता था नीलकंठ कि खरगोश, कबूतर आदि की सेना को पहले इकट्ठा करता था, फिर उस स्थान पर ले जाता था जहां उन्हें दाना दिया जाता था। फिर क्या करता था, घूम घूम कर सबकी रखवाली भी करता था। और अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ी की तो क्या करता था, अपने चंचू प्रहार से, अपने चोंच के प्रहार से वह दंड भी देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आत्र क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेलते रहते। खरगोश के जो छोटे बच्चे थे, क्या करता था नीलकंठ बेटा, वह चोंच से उनके कान को पकड़कर ऊपर उठा लेता था
और फिर उन्हें अधर में लटकाए रहता था। अधर मतलब होता है बेटा बीच में, लटकाए रहता था। कभी कभी तो जो उसकी पैनी चोंच थी नीलकंठ की, उससे चूंकि कान पकड़ कर उठाता था तो कान में छेद हो जाता था। कर्ण वेद संस्कार, ये बेटा एक संस्कार होता है जिसमें कान छेदा जाता है। मतलब खरगोश के बच्चों को जब खरगोश के बच्चों को वह कान से पकड़ कर उठा लेता था, ऊपर उठा लेता था और बीच में ही लटकाए रहता था, तो कभी कभी क्या होता था कि उसकी तीखी चोंच से खरगोश के बच्चों का कान भी छिद जाता था, मतलब कर्णवेध संस्कार हो जाता था। पर वे फिर कभी उसे नाराज होने का मौका नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी क्या था, असाधारण था। वह सभी जीव जंतुओं से, जो नीलकंठ था ना बेटा, वह सभी जीव जंतुओं से प्रेम करता था। वह क्या करता था, अक्सर वह मिट्टी में अपने पंखों को फैलाकर बैठ जाता और वे सब क्या करते थे, जो अन्य जीव जंतु तो क्या करते थे, उसकी लंबी पूंछ के और सघन पंखों, घनी पंखों में क्या करते थे, जैसे खेल नहीं होता है बेटा छूने वाला खेल, छुआ छुअव्वल का खेल खेलते रहते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में अब आइए बेटा पेज नंबर 112 पर गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। ऐसे ही क्या हुआ बेटा, एक बार कि एक सांप था जो जाली के भीतर पहुंच गया और सब जीव जंतुओं ने जब सांप को देखा तो इधर उधर छिप गए, लेकिन एक खरगोश का बच्चा था जो सांप की पकड़ में आ गया और निगलने के प्रयास में, मतलब सांप खरगोश के बच्चे को निगलना चाहता था। निगलने के प्रयास में सांप ने क्या किया कि उसका पिछला हिस्सा, मतलब खरगोश का पिछला शरीर जो था खरगोश का, वह मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उसी से क्या था, ची ची का स्वर निकल रहा था, मगर स्वर इतना तेज नहीं निकल सकता था कि किसी को साफ सुनाई दे। नीलकंठ बेटा दूर ऊपर झूले में सो रहा था और उसके चौकन्ने कानों ने जब इस मंद स्वर की पीड़ा को, दर्द को पहचान लिया तो उसने क्या किया, अपने पूंछ को, अपने पंखों को समेटा और एक झपट्टे में नीचे नीलकंठ आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया, नीलकंठ ने ये समझ लिया कि अगर सांप के फन पर मैं चोंच से मारूंगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। नीलकंठ ने क्या किया बेटा कि सांप का जो फन था उसी के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से उसने इतने प्रहार किए कि सांप अधमरा हो गया। और जैसे ही सांप की बेटा पकड़ ढीली हुई, खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, लेकिन वह कैसा हो गया था, एकदम निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता
नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। राधा ने जब बेटा ये सब देखा तो सहायता देने की उसने कोई भी आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन हाँ, अपनी मंद केका से, अपनी मतलब आवाज़ से, अपनी आवाज़ से ये घटना की कोई असामान्य घटना हुई है, ये सूचना चारों ओर फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। मतलब लेखिका कहती हैं कि पहले माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ ने क्या किया, सांप के 2 टुकड़े कर दिया। उसके बाद क्या किया उसने, जो खरगोश का बच्चा था उसे रात भर उसे पंखों के नीचे रख कर के गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए, जो कार्तिकेय भगवान है, अपने युद्ध के लिए बेटा, युद्ध वाहन के लिए उन्होंने मयूर को क्यों चुना होगा, ये बात इस पक्षी की मतलब नीलकंठ के स्वभाव को और उसके रूप को देखकर समझ में आ जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही क्यों चुना होगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मयूर जो है बेटा, मोर, वो कैसा है, वो कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी के कारण उसे बेटा बाज, चील की श्रेणी में, मतलब इन पक्षियों की श्रेणी में इसीलिए उसको रखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका जीवन कैसा, उनका जीवन क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। नीलकंठ में बेटा ये जातिगत विशेषताएं तो थी ही, मतलब कि जो मोर में विशेषता होती है वह नीलकंठ में थी, उनका मानवीकरण भी हो गया था। जब मेघ की सांवली छाया में वो क्या करता था, अपने इंद्रधनुष के समान गुच्छे जैसे पंखों को क्या करता था, मंडलाकार बनाता था। और जब वह नाचता था तो उसके नाच में, उसके नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर सा जाता था। मतलब उसका नृत्य भी, नीलकंठ का नृत्य भी बहुत ही लुभावना रहता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। राधा जो थी बेटा, वह नीलकंठ के समान तो नाच नहीं सकती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था। जब नीलकंठ नृत्य में मग्न हो जाता था तो राधा क्या करती थी, दाहिनी ओर का पंख छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाईं ओर के पंख को छूती हुई वह दाहिनी ओर निकल जाती। इस तरह से राधा क्या करती थी, मयूर की परिक्रमा करती थी, और इस परिक्रमा में भी बेटा एक पूरक ताल का परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे, अब आइए बेटा पेज नंबर 113 पर। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया
और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अचानक एक दिन वह मेरी जाली घर के पास पहुंचते, लेखिका कहती हैं कि एक दिन जैसे ही मैं जाली घर के पास पहुंची तो नीलकंठ अपने झूले से नीचे उतरकर आ गया। और क्या किया उसने? अपने पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से यह नित्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई थी। तब से यह जो नित्य की भंगिमा थी, यह उसका नित्य का ही क्रम बन चुकी थी। मतलब वह प्रतिदिन इसी आकार में, भंगिमा माने होता है बेटा आकार, तब से वह इसी नित्य के आकार में आ जाता, खड़ा हो जाता। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी मेहमान भी रहता। नीलकंठ की मुद्रा को देख करके वो सोचते कि उनके प्रति यह सम्मान पूर्वक समझता था, कि मतलब कोई भी जो मेरे पास अतिथि मेरे साथ आता और नीलकंठ को इस तरह से देखता तो यही समझता कि वह उनके प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो जाता था। कई विदेशी महिलाओं ने तो मोर को, मेरे नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी थी। जिस नुकीली चोंच से, पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को भी खंड खंड कर सकता था, उसी से वह क्या करता था, मेरी हथेली पे रखे हुए भुने चने को भी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था। मुझे हंसी भी आती थी और मुझे आश्चर्य भी होता था। नीलकंठ को फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्प से भरे और पल्लवित वृक्ष ही अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। वसंत के समय में जब वृक्ष आम के पेड़ों पर जब सुनहरी मंजरियां लद जाती थीं, मंजरियां माने होता है बेटा बौर, आम के बौर, मंजरियां लद जाती थीं और अशोक नए नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो जाता था, नीलकंठ इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना ही पड़ता था। अब आइए बेटा पेज नंबर 114 पर। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के ठह उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंद्रतर होता जाता।
वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। नीलकंठ और राधा की जो सबसे प्रिय ऋतु थी वह थी वर्षा ऋतु। मेघ के उमड़ आने से वे क्या करते थे, पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। मतलब मेघ आएंगे, बादल बरसेंगे, इसकी आहट वे हवा के साथ ही पा लेते थे। तब उनकी जो ध्वनि थी, केका थी, वह चारों ओर तेज से और तेज होने लगती थी, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। और मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके नृत्य का आरंभ हो जाता था। जैसे मेघ गरजते थे वैसे ही बेटा उनके नृत्य का आरंभ भी होता था। फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, तो बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तेज होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता। यहाँ पर बेटा उसके नृत्य की बातें बताई गई, उसके नृत्य की विशेषता बताई गई है। उसकी केका का जो स्वर था उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर, जैसे वर्षा जब रुक जाती तो वे क्या करते, दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी क्या होता कि वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस आनंद की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। लेखिका कहती है कि दोनों ही इतने प्रेम से नृत्य करते थे, एक दूसरे के पंखों को सुखाते थे, बहुत अच्छा था। मोर और मोरनी का एक साथ रहना, मोर का इस तरह से स्वभाव, तो लेखिका कहती है कि उसी में एक बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा की, दुख की कथा है। जैसे बेटा मैंने कहा था ना पाठ के प्रारंभ में कि इस पाठ के अंत में बहुत हृदय स्पर्शी, पाठ का जो अंत है वह हृदय स्पर्शी है। तो वही कि इस आनंद की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसकी मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। एक दिन कहती लेखिका कि एक दिन मुझे किसी काम से नखास कोने निकलना पड़े। बड़े मियाँ ने पहले ही के समान मेरी कार रोक ली। मैं सोच कर गई थी कि इस बार मैं किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की जो दाढ़ी थी और जो सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक थी, मैंने उसी को ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास ही एक मोरनी थी, जिस मोरनी के जो मूंछ से बंधे दोनों जो पंजे थे उनकी उंगलियां टूटकर इस प्रकार इकट्ठा हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मैं उसे अनदेखा मेरे लिए उसे अनदेखा करना क्या था, कठिन था। लेखिका कहती हैं कि मैं सोच के गई थी कि इस बार मैं किसी भी तरफ नहीं देखूंगी, मतलब मैं इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। लेकिन वहीं पर एक टूटी उंगली जिसकी एक मोरनी थी जिसके दोनों पंजों की जो उंगलियां थी बेटा वो टूटकर एकत्रित हो गई थी और मोरनी सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो उस मोरनी को अनदेखा करना मेरे लिए कठिन था। लेखिका कहती हैं कि उसे अनदेखा करना
कठिन है। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। बड़े मियाँ की जो भाषण मेल थी वह फिर से दौड़ने लगी। कहता है, देखिए गुरुजी, चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। भला अभी कभी ऐसी भी चिड़िया पकड़ी जाती है। अगर आप नहीं आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसको पटक देता। पर आपसे भी मैं कैसे कहूँ कि इस अधमरी मोरनी को ले जाइए। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। ये हुआ कि मैं उस मोरनी को अनदेखा नहीं कर सकती थी, तो मैंने 7 रुपए दिया और उसे मैंने ले लिया और अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। और कहती है लेखिका कि मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। मैंने उस पंजों की मरहम पट्टी की देखभाल की और महीने भर में वह सही हो गई, मतलब ठीक हो गई। वह टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु ठूठ जैसे पंजों पे डगमगाती हुई चलने लगी और उसे जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप, अब आइए बेटा 115 पर। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। ये थी बेटा जो पाठ का अंत है वह हृदय स्पर्शी, कि राधा और मोर के बीच में, राधा और नीलकंठ के बीच में प्रेम था और जो बीच में कुब्जा आ गई, लेखिका ने तो उसे सही कर दिया, ठीक कर दिया और जाली घर में पहुंचा दिया। लेकिन जैसे उसका नाम था वह स्वभाव में भी कुब्जा थी। अब नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब तक नीलकंठ और राधा क्या थे बेटे, साथ रहते थे। आप कहानी पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। लेकिन अब कुब्जा उन्हें साथ देखने से ही क्या करती थी, मारने के लिए दौड़ती थी। क्या किया था, कुब्जा ने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी नोच डाली थी, पंख भी नोच डाली थी। और कठिनाई तो यह थी कि नीलकंठ जो था वह कुब्जा से दूर भागता था, वह उसके साथ, और लेकिन जो कुब्जा थी वह नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी। नीलकंठ दूर भागता था परंतु कुब्जा उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से कुब्जा की मित्रता थी और ना ही किसी को वह नीलकंठ के समीप आने देती थी। इसी बीच क्या हुआ बेटा, राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जो राधा थी उसने 2 अंडे दिए और वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने क्या किया बेटा, चोंच से मार मार कर राधा को ढकेल दिया और उसके अंडों को फोड़ फोड़ कर इधर उधर छितरा दिया। इस कलह कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। ये जो कलह कोलाहल था बेटा, इससे और राधा को जो उसने कुब्जा ने दूर कर दिया था, इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अब अंत हो गया था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा।
जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। कई बार जो है कई बार नीलकंठ जाली के घर से निकल भागा और कई दिन तक वह भूखा प्यासा ही आम की शाखाओं में छिपा रहा। एक बार मेरी खिड़की के शेड में छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े ही दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को वह पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। कहती लेखिका कि मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में अब क्या था, थकावट थी और आंखों में एक शून्यता थी। अपनी अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं ये आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद क्या होगा, सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 महीने के बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा तो क्या देखती हूँ कि नीलकंठ जो है अपनी पूंछ और पंख को फैलाकर धरती पर इस प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर मुझे क्या हुआ, एक संदेह हुआ। वास्तव में क्या था बेटा, नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट के का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली जो बेटा एक कुत्ती थी, अल्सेशियन कुत्ती थी, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। वास्तव में बेटा नीलकंठ जो था वह मर गया था। क्यों? लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला, क्योंकि उसे ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उसके रंग बिरंगे फूलों के जो स्थल जैसा शरीर था उस पर कोई चोट के निशान थे। मैंने क्या किया, उसे साल में लपेट कर मैं संगम ले गई और जब गंगा के बीच धारा मैंने उसको प्रवाहित किया तो उसके जो पंख पे चंद्रिकाएं बनी थी उससे बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का जो चौड़ा पाट था एक विशाल मयूर के समान वह तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा भी जो है, नीलकंठ तो मर गया, नीलकंठ के ना रहने पे राधा भी जो थी वह निश्चेष्ट सी कई दिनों तक कोने में ही बैठी रही। अंत में वह प्रतीक्षा के भाव से
द्वार पर ही दृष्टि लगाए रहती। पर कुब्जा ने क्या किया था, कोलाहल के साथ पूरी खोज ढूंढ आरंभ कर दी थी। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में वह नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन क्या हुआ, आम से उतरी ही थी कि कजली एक अल्सेशियन कुत्ती थी, वह सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने क्या किया, कजली पर भी चोंच से प्रहार कर दिया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल भरा जीवन, जो द्वेष प्रेम भरा जीवन था, बचाया ना जा सका। कहती हैं लेखिका कि परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, मतलब एक तो राधा अकेली और प्रतीक्षा करती रही वह नीलकंठ की, मतलब वह दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तितर करके नीलकंठ को बुलाती रहती। मतलब राधा जो है बेटा आज क्या रह गई, अकेली पड़ गई, अकेली रह गई। वो आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रहती है। जब आषाढ़ में आकाश छा जाते हैं, तो वह ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाली पर अपनी केका को और तेज करते और नीलकंठ को वह बुलाती रहती हैं। तो ये है बेटा पाठ नीलकंठ का अंत, जो बहुत ही हृदय स्पर्शी है, दिल को छूने वाला है, हृदय को छूने वाला है। तो आज क्या करेंगे, क्लास 7 आप बेटा इस पाठ को पूरा पढ़िएगा। समय कम है बेटा, आपको काम जो भी दिया जा रहा लिखित, आप वह प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करते रहिए। और आज ये कहानी थोड़ा बड़ी है मगर अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। पूरी कहानी पढ़ लीजिए बेटा। और आज आप कॉपी वर्क भी क्लास 7 करेंगे।